हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फॉर्मूलेटर। आज का जो टॉपिक है हमारा वो बीपीएससी का जो असिस्टेंट इंजीनियर का वैकेंसी 2020 में आया था, जिसका एग्जाम सितंबर 2021 में निर्धारित है। उसके रिलेटेड जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का टॉपिक है, उस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो उस टॉपिक के अंतर्गत जो टॉपिक मैं लेने जा रहा हूँ उस सब्जेक्ट के अंतर्गत वो है आपका एनर्जी कन्वर्सन। ठीक है, एनर्जी कन्वर्सन। और ये जो टॉपिक है वो किसका है? जनरल इंजीनियरिंग का। आप लोग को पता है कि आप लोग का जो बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम होगा उसमें जो तीनों ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग, उनमें जो कॉमन एक टॉपिक है वो है अपना जनरल इंजीनियरिंग, जो कि जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज के साथ साथ एक पेपर है जनरल इंजीनियरिंग। और उसके बाद आपका जो अपना टॉपिक है, अपना जो सब्जेक्ट है, अपना जो ब्रांच है, उससे रिलेटेड पेपर आएगा जो कि सब्जेक्टिव मोड के होंगे। तो जनरल इंजीनियरिंग में एक टॉपिक है आपका एनर्जी कन्वर्सन। देखिए, जनरल इंजीनियरिंग का टॉपिक है ना, वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल तीनों के सब्जेक्ट से कुछ कुछ टॉपिक्स उठाकर लिया गया है। तो अगर मैकेनिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दो सब्जेक्ट है, एक आपका है एनर्जी कन्वर्जन और एक आपका है ट्रांसपोर्ट फिनोमेनन। ट्रांसपोर्ट फिनोमेनन में कुछ टॉपिक है, फॉर एग्जांपल लैमिनार, बाउंड्री फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, ये फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक है और ये सिविल वालों को भी अच्छे से पता है। बट आपका जो ट्रांसपोर्ट फिनोमेनन है उसके में आपका ये फ्लूइड मैकेनिक्स के अलावा कुछ हीट ट्रांसफर का भी सब्जेक्ट है, जिसमें आपका कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन, किरचॉफ्स लॉ एक्सेट्रा और सब्जेक्ट जो पढ़ना है वो पढ़ना है। तो मैकेनिकल के मतलब मैकेनिकल का जो सब्जेक्ट है उसमें दो टॉपिक है, एनर्जी कन्वर्जन और ट्रांसपोर्ट फिनोमेनन। तो मैं यहाँ पर एनर्जी कन्वर्जन लेने आया हूँ, बाकी जो है वो अदर फैकल्टी लेंगे। ठीक है, तो एनर्जी कन्वर्जन का जो पॉइंट होगा वो 18 से 22 मार्क्स के बीच में लाई करेगा। तो आप देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है, क्योंकि 18 से 22 मार्क्स खुद में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है किसी भी एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए और रिजेक्ट होने के लिए। तो और ये टॉपिक जहां तक मुझे पता है और जो मैं पढ़ाऊंगा, और आप लोग इसको अगर अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत ईजी है। अगर आप ढंग से सारे वीडियो को देखते हो, सारे कोर्स को लेते हो, तो मैं ये गारंटी देता हूं 18 से 22 में आपका 90% स्कोर आप इजीली कर पाओगे। 10% अगर क्वेश्चन इधर उधर होता है और अगर आप अच्छे से पढ़ो तो वो भी कर पाओगे, लेकिन अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप 18 या 22 मार्क्स में जो भी मार्क्स का एग्जाम आए उसमें से आप 90% तो आराम से स्कोर कर लोगे। ठीक है, क्योंकि टॉपिक बहुत छोटा है, गिन चुनकर पांच छह टॉपिक इस सब्जेक्ट में पढ़ने का, तो टॉपिक बहुत छोटा है, बहुत छोटा सब्जेक्ट है, आप इजीली इसे कवर कर लोगे। तो अगर हम इस सब्जेक्ट के डिटेल में जाएं तो सबसे पहला हमें पढ़ना है वो है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अगर आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से हो तब तो आपको समझने में कोई दिक्कत होगा ही नहीं, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल और सिविल से हो तो याद करो 11th-12th आपने थर्मोडायनेमिक्स एक सब्जेक्ट वहां पर पढ़ा था। तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या हो गया? डायनामिक्स। डायनामिक्स मतलब क्या होता है? अगर आप इंजीनियर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, डायनेमिक्स, काइनेटिक्स, काइनामेटिक्स, ये तो पता ही होगा। डायनेमिक्स मतलब होता है मोशन किसी फोर्स के कारण। अगर फोर्स लग रहा है तो डायनेमिक्स होगा। ठीक है, अब वो फोर्स किसके कारण लग रहा है? थर्मो के कारण, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस। तो अगर टेम्परेचर डिफरेंस के कारण कोई फेनोमेनन हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण कोई फोर्स लग रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण कोई वर्क डन हो रहा है, तो हम उस प्रोसेस क्या कहेंगे? थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। तो पूरे टॉपिक में पढ़ना क्या है कि टेम्परेचर के कारण कौन सा फोर्स लग रहा है और उससे क्या क्या हमारे बीच में क्या क्या फेनोमेनन हो रहा है, क्या क्या घटनाएं घटित हो रही है, वो हम लोग सारे किसमें पढ़ेंगे? थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में। तो पहला टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई फेनोमेनन हो रहा है हमारे बीच में या फिर कुछ घटनाएं घट रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉ तो जरूर होगा। जैसे कि हम लोग पढ़े थे न्यूटन्स का लॉ। ठीक है, तो न्यूटन्स का लॉ क्या था? हमारा जो जनरल हमारा मैकेनिक्स है जिसमें फोर्स हम लोग लगाते हैं और मोशन होता है, तो उसमें जो लॉ, जिस लॉ पर वो पूरा का पूरा फेनोमेनन बेस्ड, उसे क्या बोलते थे? न्यूटन्स का लॉ। तो थर्मोडायनेमिक्स का भी कुछ लॉ होगा, तो उस थर्मोडायनेमिक्स के लॉ को यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जीरोथ लॉ है, फर्स्ट लॉ है और सेकेंड लॉ है, तीन लॉ है थर्मोडायनेमिक्स के। देन अपना कार्नोट साइकिल है। देखिए, अब सिंपल सा बात है, अगर कोई प्रोसेस हो रहा है, कोई फेनोमेनन हो रहा है, तो मान लेते हैं कौन सा फेनोमेनन? थर्मोडायनेमिक्स है। तो थर्मोडायनेमिक्स मतलब क्या? अगर आप इस पे फोर्स लगा रहे हो तो ऑटोमेटिक क्या है? वो मोशन होगा। मोशन होगा तो एक ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए यहां पर है तो वो मूव करके यहां पर चला जाएगा, या फिर अगर कोई यहां पर है तो मूव करके नीचे आ जाएगा। फोर्स लग रहा तो मोशन तो होगा ना। तो इस मोशन में अगर थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो स्टेट होगा ना, स्टेट 1 और स्टेट 2। ठीक है, इसका अपना कोई टेम्परेचर रहा होगा, प्रेशर रहा होगा, वॉल्यूम रहा होगा, डेंसिटी रहा होगा, और भी बहुत कुछ है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो इसका रहा होगा।
तो अब जैसे ही अपना स्टेट चेंज किया तो ये भी चेंज हो गया होगा, ये T1 होगा, P1 होगा, V1 होगा, ρ1 होगा, ये हो जाएगा T2, P2, V2, ρ2 और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एक पॉइंट से गया दूसरे पॉइंट पर आ गया, इसे क्या कहेंगे हम लोग, प्रोसेस। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना क्या होता है, प्रोसेस। अगर यही मान लीजिए 2 से 3 पर जाता है और 3 से वापस होकर 1 पर आ जाता है, ठीक है, तो ये क्या कंप्लीट हो गया, एक साइकिल। ये हाइपोथेटिकल है, ऐसा कोई साइकिल ऐसा नहीं बनता है, मैं बनाकर बताऊंगा। बट अगर प्रोसेस 1 से स्टार्ट हुआ और वापस घूमकर प्रोसेस 1 पर आ गया, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, साइकिल कंप्लीट किया। तो वही साइकिल में डिफरेंट डिफरेंट साइकिल है। तो सबसे जो बेसिक साइकिल है, जो कि एकदम कंप्लीटली रिवर्सिबल साइकिल है, इसका इफिशियंसी सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है, वो साइकिल है हमारा कौन सा, कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल एक हाइपोथेटिकल साइकिल है, मतलब कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसमें ना फ्रिक्शन इन्वॉल्व है, ना इसमें कोई इरिवर्सिबिलिटी है, ना कोई एनर्जी लॉस है, ये 100% इफिशियंट होता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम कुछ ऐसा चीज बना दे जो 100% इफिशियंट हो? आप भी बोलोगे नहीं, हम भी बोलेंगे नहीं, क्योंकि है ही नहीं पॉसिबल। तो ये आपका कार्नोट साइकिल है जो सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए बनाया गया है। मतलब कि इसमें हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि ना ही फ्रिक्शन है, ना ही आपका इसमें इरिवर्सिबिलिटी का यूज हो रहा है। इरिवर्सिबिलिटी क्या है हम लोग आगे देख लेंगे। तो कार्नोट साइकिल, सॉरी इरिवर्सिबिलिटी हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ही देख लेंगे, इसके आगे इसके पहले ही पढ़ लेंगे, ठीक है। तो कार्नोट साइकिल क्या है, हमारा एक बेसिक साइकिल है जो सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए बना, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिकल पॉसिबल क्या है भाई, तो इस कार्नोट साइकिल के आधार पर डिफरेंट डिफरेंट साइकिल को हम लोग जनरेट किए। उसमें है रैंकाइन साइकिल, ओटो साइकिल, डीजल साइकिल, ठीक है। और भी बहुत सारे साइकिल्स हैं, फॉर एग्जांपल डुअल साइकिल है, ब्राइटन साइकिल है, जूल साइकिल है, बहुत सारा साइकिल है। लेकिन हमारे सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, रैंकाइन, ओटो और डीजल, एकदम बेसिक है। अब रैंकाइन साइकिल क्या कहता है, जितना भी आप लोग थर्मल पावर प्लांट पढ़े होंगे, जैसे एनटीपीसी, ठीक है, ये सारा किस पर वर्क करता है, रैंकाइन साइकिल पर। मतलब क्या कि जहां पावर जनरेशन होता है, फॉर एग्जांपल थर्मल पावर प्लांट, जहां पर स्टीम इन्वॉल्व है, स्टीम मतलब वाटर, वाटर को गर्म किए तो बन गया स्टीम। तो जहां पर फेज ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए बर्ड पकड़, जहां पर फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आपसे क्वेश्चन आएगा, आप देखोगे प्रीवियस ईयर ना डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के, तो कई जगह पूछा गया है कौन सा साइकिल है जिसमें फेज ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व होता है, तो वो है रैंकाइन साइकिल। मतलब देखिएगा आप एनटीपीसी अगर आप लोग घूमने का मौका मिला होगा तो आप लोग देखे होंगे कि एक बॉयलर बहुत बड़ा होता है जिसमें पानी जाता है, वो गर्म होता है, उससे स्टीम निकलता है और वो स्टीम टरबाइन पे जाके इंसिडेंट करता है डायरेक्ट आपका। अगर आप जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, उसमें क्या होता है, पानी सिर्फ सीधे टरबाइन पर गिरता है और उस पानी के पोटेंशियल एनर्जी से वो घूमता है, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे कहाँ, पेल्टन व्हील टरबाइन में, ठीक है। तो यहां वो चीज पॉसिबल नहीं है, यहां क्या है, स्टीम टकराता है, ठीक है। अब स्टीम अगर टकरा रहा है तो क्या हो रहा है, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर, मतलब फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना। तो जहां फेज ट्रांसफॉर्मेशन का वहां क्या हो जाएगा, रैंकाइन साइकिल। और ये यूज कहां होता है, पावर प्लांट में, जैसे कि एनटीपीसी में। उसके बाद हम लोग को ऑटो साइकिल, जितना भी हम लोग पेट्रोल इंजन जानते हैं, पेट्रोल इंजन चाहे वो कार का हो, चाहे वो बाइक का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, तो पेट्रोल इंजन किस पे वर्क करता है, ऑटो साइकिल पर। इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। वही अगर हम लोग बात करते हैं डीजल इंजन की, ट्रैक्टर का हो, ट्रक का हो, बस का हो, किसी भी तरह का डीजल इंजन है तो किस पे वर्क करेगा, आपका डीजल साइकिल पर। तो यहां तक हम लोग पढ़े थर्मोडायनेमिक्स का प्रोसेस, उसका लॉ, उस डिफरेंट डिफरेंट साइकिल्स। अब आ जाते हैं हाइड्रोलिक टरबाइंस पर। तो हाइड्रोलिक टरबाइन से बहुत प्रकार का होता है, जैसे होता है पेल्टन होता है, फ्रांसिस होता है, कैप्लन होता है, बहुत तरह का टरबाइन है और भी बहुत सारा टरबाइन है, ठीक है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, पेल्टन व्हील टरबाइन, सिर्फ और सिर्फ हमें पेल्टन व्हील के बारे में पढ़ना है। पेल्टन व्हील एकदम बेसिक है, इसके लिए हाई हेड, लो स्पेसिफिक स्पीड चाहिए, वैसे हम लोग डिटेल इसमें पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब देखिए टरबाइन और पंप में क्या बेसिक डिफरेंस है, टरबाइन और पंप में क्या बेसिक डिफरेंस है। टरबाइन क्या करता है कि हमसे हाइड्रोलिक एनर्जी को लेकर के वर्क डन करता है, मतलब ये हमें वर्क प्रोड्यूस करता है। टरबाइन से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है हमें, मतलब क्या हो रहा है, वो आपका टरबाइन मूव कर रहा है, तो इससे हमें वर्क मिलता है। ऑन द अदर हैंड पंप क्या करता है, आपको इसमें हमको वर्क देना पड़ता है। घर में हर किसी के पास मोटर होगा, टुल्लू पंप, जिससे पानी हम लोग टंकी में भेजते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं, तब वो पंप चलता है, फिर वो वाटर को ऊपर तक पहुंचाता है। तो इसमें क्या हो रहा है आपका कि वाटर, मान लेते हैं कि ये हमारा एक टरबाइन है, ठीक है, ये टरबाइन का ब्लेड है, ठीक है, ये टरबाइन का ब्लेड है, इस पर वाटर गिरा एक हाइट से।
तो ये क्या हुआ, टरबाइन का ब्लेड मूव किया, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल गया। मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो टरबाइन में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। टरबाइन में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, मतलब हमें यहाँ वर्क डन मिल रहा है। ऑन द अदर हैंड सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करेंगे तो ये मान लेते हैं कि हमारा एक वाटर लेवल है जो कि ग्राउंड के अंदर, धरती के अंदर वाटर है। हम लोग यहाँ पर क्या किए, एक पंप लगा दिए। पंप में क्या किए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किए। इसमें क्या किए हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किए। तो अब ये क्या करेगा, पंप यहां से पानी को ऊपर खींचेगा और जाकर के एक पार्टिकुलर हाइट पर हमारे घर में जो टंकी है, टैंक है, उसमें पानी को स्टोर कर देगा। तो ये क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यहां से लिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लिया और वाटर को यहां से उठा करके इस हाइट पर ले आया। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो टरबाइन और पंप में क्या बेसिक डिफरेंस है, ये आपका पोटेंशियल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है और इसमें वर्क हमें मिलता है, और इसमें हम लोग का वर्क कंज्यूम होता है, और ये इलेक्ट्रिकल को पोटेंशियल में कन्वर्ट करता है। तो इतना सा मात्र सिलेबस है जो कि बहुत छोटा सब्जेक्ट है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो 18 से 20 मार्क्स, 22 मार्क्स आप इजिली बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के जनरल इंजीनियरिंग पेपर में आराम से ले सकते हो। ठीक हो, आप इतना कर सकते हो। तो चलिए अब डिटेल में बात करते हैं एनर्जी कन्वर्जन का। ठीक है,